these part is related to the method to measure the elasticity of supply. There are three method elasticity of supply को measure करने के. there are three method. अगर आपने डिमांड elasticity of डिमांड को अच्छे तरीके से समझा हुआ है जो प्रीवियस लेक्चर है, तो आपके लिए ये इट इज़ टोटली सेम टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके ये समझना आपको मुश्किल नहीं होगा. नंबर 1 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल खर्च का तरीका. यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन यूनिट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन यूनिटी. मीन्स इक्वल टू यूनिट मीन्स वर्ड कि आपकी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में इक्वल चेंज आ रहा है. सप्लाई मोर देन यूनिटी कि आपकी प्राइस में बहुत स्मॉल चेंज आपकी रसद में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ रहा है. दैट्स वाई योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1. और ये ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, वो गुड्स जिनको आप देर तक ज़खीरा कर सकते हैं, पायदार गुड्स होती है कि जैसे ही प्राइस में चेंज आया आपने फ़ौरन अपनी गुड्स को गोदामों से स्टोर रूम से निकाल के अब मार्केट में ले आए हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से कि द सप्लाई मोर देन यूनिटी इज़ ग्रेटर देन 1. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन यूनिटी की प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज, आपकी रसद में बहुत कम चेंज लेकर आता है. दैट्स वाई है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1. और यहाँ पे बेटा एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनको आप ज़खीरा नहीं कर सकते, उनकी रसद जो होती है वो लेस देन 1 होती है. नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज मेथड, दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड डेफिनेशन इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसको आप इस तरह से समझें कि परसेंटेज चेंज इन price due to percentage change in quantity supplied due to percentage change in price. कि फीसद, यहाँ पे आपने फीसद परसेंटेज को जरूर लिखना है. वाई? बिकॉज दिस इज परसेंटेज मेथड. तो यहाँ पे परसेंटेज आएगा. नॉर्मल डेफिनेशन में यहाँ पे प्रोपोर्शनल चेंज आता है, बट जब हम परसेंटेज मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज आता है. यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल वही है कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 कब? कि जब देखिए इक्वल चेंज आ रहा है. यहाँ पे बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी और प्राइस में, सप्लाई और प्राइस में एक ही डायरेक्शन में चेंज आएगा. यहाँ देखिए यहाँ सप्लाई फॉल हो रही है, क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल हुई है. मींस सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है. ठीक है. इसी तरह यहाँ भी है कि आपकी प्राइस फॉल हुई है, देन आपकी इतने परसेंट सप्लाई फॉल हुई है कि एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, फॉल. हेयर यहाँ भी सेम आपका रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो रहा है कि 60% राइज हो रही है प्राइस, उसकी वजह से 40% राइज हो रही है आपकी सप्लाई. तो सेम रिलेशनशिप को आपने ज़रूर जहन में रखना है. अगर आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कोई भी, तो आपने इनके रिलेशनशिप को जहन में रखना है कि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. और हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी इंक्रीज आएगा. अगर एक में फॉल आ रहा है तो दूसरी में भी फॉल आएगा. और जब आप इनको फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1. तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम. ये आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने पास यहाँ कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, बट आपने रिलेशनशिप का ख्याल रखना है कि अगर 50% फॉल आप कर रहे हैं तो आपने यहाँ भी फॉल ही करना है. अगर यहाँ राइज कर रहे हैं तो यहाँ भी सप्लाई में भी राइज करना है. वाई? बिकॉज there is positive relationship. Now there is some determinant of elasticity of demand. These are very important. ये MCQs point of view में आती हैं कि किन गुड्स की जो अशिया होती है वो ज़्यादा लचकदार होती है. तो वो जो बेटा ड्यूरेबल गुड्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा लचकदार होती है. उनकी जो रसद होती है वो ज़्यादा लचकदार रसद होती है, मोर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है. इसी तरह बेटा ये टाइम पीरियड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास दो तरह के टाइम पीरियड होते हैं, अरसा करीर और अरसा तवील. शॉर्ट पीरियड, लॉन्गर पीरियड. बेटा आपको पता है शॉर्ट पीरियड कितने अरसे का होता है? बहुत थोड़े टाइम पीरियड का होता है. इसमें आपकी अगर सप्लाई में इंक्रीज आ भी रहा है तो आप अपनी रसद में इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप नए कारखाने, नई फैक्ट्रियाँ या नया यूनिट लगाएं. तो इसलिए इनकी जो रसद होती है वो लेस देन 1 होती है कि जो सप्लाई एक दफ़ा मार्केट में आ गया बस आ गई है, इसके अलावा इसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं
आता, चेंज आएगा थोड़ा सा चेंज, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं आता। जो लॉन्गर पीरियड होता है, लॉन्गर पीरियड में आपके पास 2 साल 3 साल यानी 1 साल का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और आप उसमें एक नया कारखाना नया यूनिट लगा सकते हैं और अपनी रसद को महदूद हद तक बढ़ा सकते हैं। तो इससे इसकी इलास्टिसिटी जो होती है, रसद की रचक जो होती है वो 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। बेटा ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से these points are very important कि अगर आपके पास अरसा करीर में रसद की रचक क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि अरसा करीर में टाइम पीरियड कम होता है, आप अपनी सप्लाई में इंक्रीज नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। आपको पता है कि लॉन्गर पीरियड है, आप अपनी सप्लाई में इंक्रीज कर सकते हैं, तो दैट्स वाई योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। दीज आर द पॉइंट, आप इसको अच्छे तरीके से समझे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है बेटा इज टोटली सेम टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इज टोटली सेम टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट आपने यहाँ पे डेफिनेशन को, मैं आपको एक इजी पॉइंट बता रही हूँ कि जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो दोनों के रिलेशनशिप को लाजमी जहन में रखना है। जब आपने डायग्राम बनानी है तो याद रखना है कि सप्लाई का पॉजिटिव होता है और डिमांड का नेगेटिव होता है, बाकी इनका फार्मूला, इनकी ये तमाम चीज़ें सेम है। याद रखें जो रसद होती है वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से होती है और जो प्रोड्यूसर्स और जो डिमांड होती है वो कंज्यूमर्स की तरफ से होती है। बाकी रसद की रचक के भी पॉइंट सेम है जो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते, लेकिन उनकी चीज़ें डिफरेंट है कि यहाँ पे मोर इलास्टिसिटी, ज़्यादा लचकदार रसद किन गुड्स की होगी, जो ड्यूरेबल गुड्स हैं जिनको आप स्टॉक कर सकते हैं, और जो कम लचकदार रचक वाली गुड्स कौन सी होंगी, जिन्हें स्टॉक नहीं कर सकते। ये बेटा तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आप इनको समझें, इनको करें, आपको कोई और सोर्स, कोई और बुक को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके इंशाल्लाह ताला यू गॉट एक्सीलेंट मार्क्स। थैंक